नमस्कार. गेल्या काही दिवसांपासून विधानसभेच्या चर्चा हा महाराष्ट्रामध्ये उफाळून आलेल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून जे विविध नेते आहेत, मोठे मोठे नेते मंडळी आहेत, ते महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहेत आणि महाराष्ट्राची महाविकास आघाडीची आणि महायुतीची रणनीती जी आहे ती ठरताना दिसते. आपण आता पालघर जिल्ह्याबद्दल बोलायला गेलो तर वसई विरार हे गेम चेंजर आहे. या गेम चेंजर मध्ये सगळ्यात मोठा लक्षवेधी जी विधानसभा आहे ती आहे 132ची. कारण प्रत्येक पक्षाचं लक्ष याकडे टिकून आहे. गेल्या टर्म मध्ये जे काही घडलं, बाहेरून आलेले प्रदीप शर्मा ज्यांनी एक चांगली बाजी मारायचा प्रयत्न केला होता, त्यामुळे कुठेतरी 132ची चर्चा ही सर्वत्र आता सुरू आहे. शिंदे गट असू दे, महायुती असू दे, यांच्यामध्ये फूट पडत चाललेली आहे मतांसाठी, सीटसाठी. तर महाविकास आघाडीमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून, महिन्यांपासून, म्हणायला गेलं तर वर्षांपासून, जेव्हापासून पंकज देशमुख यांनी शिवसेनेमध्ये एंट्री केली होती तेव्हा चर्चा होती की 132 मधून पंकज देशमुख हे लढणार. त्यानंतर धनंजय गावडे उर्फ डीजी यांनी कमबॅक केलं आणि कमबॅक नंतर असं म्हटलं गेलं की उभाटामधून धनंजय गावडे हे 132ची उमेदवारी घेणार. त्या दोघांमध्ये लढाई सुरू असतानाच आता कुठेतरी तिसऱ्याचाच यामध्ये फायदा होताना दिसून येत आहे. बघायला गेलं तर महाविकास आघाडीने आपली तिकीट फिरवून उभाटाला न देता काँग्रेसला दिलेली आहे. आणि आता एक नवीन नाव चर्चेत आलंय, ते म्हणजे संदीप पांडे यांचं. आपण संदीप पांडे यांच्याशी बोलूया, कारण त्यांनी आपला इच्छुक उमेदवारीचा फॉर्म जो आहे तो भरलेला आहे. त्यामुळे तर नवीन नाव चर्चेत आल्यानंतर पंकज देशमुख आणि धनंजय गावडे ज्यांना अपेक्षा होती कुठे त्यांचे नाव चर्चेत होतं उमेदवारीचे, त्यांचे धाबे दण आणले आहेत का? आणि कुठेतरी आता या सगळ्या गोष्टींवर पाणी फिरणार की एक नवीन चेहराच पुढे येणार आणि तो जिंकल्यानंतर नालासोपाऱ्याच्या राजनीतीमध्ये काय बदल होतात हे पाहण्यासारखं असेल. सर नमस्ते. आपसे सवाल पूछूंगी, क्या सोच के, मतलब अचानक से एक नाम सामने आया संदीप पांडे, कहीं से चर्चा नहीं थी पहले, चर्चा कहीं और की जा रही थी कि उभाटा से पंकज देशमुख हो गए या फिर अभी धनंजय गावड़े जो हाल ही में कमबैक कर रहे हैं वो हो गए, तो अचानक से संदीप पांडे नाम सामने आने के बाद कहीं ना कहीं आश्चर्य का झटका जो है वो सबको लगा है. कि देखिए, तीनों पार्टी अपने अपने स्तर पर अपने अपने नेताओं से प्रयास कर रही है कि उसे टिकट मिले, उसे विधानसभा की उम्मीदवारी मिले. तो जिस तरह से ये चर्चा में थे, उसी तरह कांग्रेस की तरफ से हमारे शीर्ष नेतृत्व ने और हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी थे उन्होंने मुझे कहा कि भैया आपको लड़ना चाहिए, आप हर मुद्दे में यहाँ एक्टिव रहते हो, चाहे नगर पालिका का इशू हो, चाहे सड़क का इशू हो, चाहे पानी का इशू हो, चाहे अभी हाल ही में आपने देखा होगा पिछले साल 280 घर नालेश्वर में तोड़ दिए गए थे. तो वहाँ भी कमिश्नर साहब के माध्यम से उनको मोबाइल टॉयलेट, पीने का पानी, खाने की व्यवस्था, हमारे लोगों द्वारा हमने टेंट की व्यवस्था, और ये सब्जेक्ट भी हमने हाउस में लेकर मधुकर पांडे जी से सबके ऊपर गुना दाखिल करने की भी मांग की थी. तो जब भी यहाँ के लोकल इशू कुछ भी होते हैं वसई विरार शहर के, नाला, उसमें खास करके नालासोपारा के, मैं एक उत्तर भारतीय नेता होने की वजह से लोग मुझसे संपर्क करते हैं. मैं बम्बई में रहूँ, मीरा रोड में रहूँ, कामन में रहूँ, कहीं भी रहूँ, लोग टेलीफोन के माध्यम से मेरे ऑफिस पर आकर मुझसे संपर्क करते हैं कि भैया यहाँ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हमारे लोग हैं, आप उनकी मदद करिए. तो मैं उनकी भी मदद करता हूँ. साथ ही साथ यहाँ के सारे समाज के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उनकी भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो हम हमारे नेता के माध्यम से सॉल्व करते हैं. तो सब सारे समाज के लोगों से मिलने के बाद जब सबने कहा कि भाई कांग्रेस का यहाँ उम्मीदवार होना चाहिए, तो सारे लोगों ने कहा कांग्रेस का उम्मीदवार होना चाहिए, तो उत्तर भारतीय बाहुल क्षेत्र होने की वजह से आपको लड़ना चाहिए. तो मैंने मेरी उम्मीदवारी हम इच्छुक की कि भाई मेरी पार्टी से मुझे मौका मिलना चाहिए. बिल्कुल. लेकिन अगर ये सब तय होता है, आपको उम्मीदवारी मिल गई, चलो आप जीत कर भी आ गए, तो कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से एक चर्चा थी कि पंकज देशमुख आएंगे या फिर उनकी जगह कोई और भी आ जाए, चलो, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं एक निराशा का माहौल हो सकता है शिवसेना में? देखिए कैसा है, ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ठीक है. जैसे महाविकास आघाड़ी, हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को देखकर हमारी मैडम सोनिया गांधी जी के आदेश पर हमारे नेताओं ने मुंबई में, महाराष्ट्र में एक सरकार बनाई, जो सरकार 22-23 महीने तक चली, ठीक है. उस समय भी ऐसा ही कहा गया कि एक निराशा हो जाएगी, कार्यकर्ता खत्म हो जाएंगे, लोग नहीं रहेंगे. फिर उसके बाद हमने लोकसभा लड़ा और महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र में बढ़त की, अच्छा परफॉर्मेंस की और अच्छे नंबर पर रही, अच्छे आंकड़े रही. तो आने वाले विधानसभा में भी हम जो सीट शेयरिंग फार्मूला करेंगे, जहां जिसको पार्टी, जिसका शीर्ष नेतृत्व अपना कैंडिडेट बनाएगा, तीनों पक्ष के लोग मिलकर काम करके उसे जिताया जाएगा. सर एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछूंगी. जैसे आपने कहा कि कांग्रेस सेक्युलर है, जो कि काफी साल से हम देखते आए हैं, तो जो मुद्दा भी उठा है सेक्युलरिज्म का, तो बहुजन विकास आघाड़ी जो काफी सालों से सत्ता में है,
तो बहुजन विकास आघाड़ी भी सेक्युलर होने का दावा कर रही है। बहुजन विकास आघाड़ी के पास भी बहुत सारे मुस्लिम वोटर्स हैं, तो कहीं ना कहीं तो वोटर्स यहाँ बंटते हैं, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की एक स्ट्रेंथ है। मुस्लिम वोटर्स की अगर बहुजन के पास है तो उन्होंने कितने कब्रिस्तान बना दिए इस शहर में। ठीक है, अभी वसई गांव का एक मस्जिद और मदरसे का मसला चल रहा है काफी सालों से। वो कमेटियां आई थी हमारे पास, हमने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से बात करके उनकी अभी मीटिंग लगाई है। यहाँ के मुस्लिम्स और यहाँ की जनता इनसे त्रस्त हो गई है। वो एक नया विकल्प ढूंढ रही है। वो चाहती है कि उनके समाज का, उनके बीच का कोई यहाँ नेतृत्व करे, और इस भ्रष्टाचार के अंदर जो महानगर पालिका में भ्रष्टाचार इन्होंने फैलाया हुआ है, इस विधानसभा क्षेत्र में जो विकास नहीं हो रहा है, उसके लिए वो एक तीसरा विकल्प ढूंढ रही है। तो वो मैं या हमारी महाविकास आघाड़ी से जिसे भी बनाया जाए, ठीक है, वो इस शहर का विकास करे। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि पिछले कुछ महीनों में काफी प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं, MMRDA के हो गए, महानगर पालिका हो गया, तो रास्ते खराब है पहले से, लाइट की प्रॉब्लम्स अभी भी चल रही है, पानी अभी तक पूरी तरह से लोगों को नहीं मिल रहा है। काफी ऐसे शहर है जो अभी भी वंचित है, वसई विरार के ग्रामीण भाग भी है जो वंचित है। तो आप ऐसा क्या बदलाव लाएंगे कि पहले जो है वो ग्राउंड लेवल पे टच हुआ? 2009 में महानगर पालिका बनी, 2.5 आमदार यहाँ है, एक सांसद यहाँ थे, एक पालक मंत्री यहाँ है, फिर भी इस शहर का दुर्भाग्य है कि 5.5 लाख राशन कार्ड होने के बाद यहाँ सप्लाई इंस्पेक्टर नहीं नियुक्त। इस क्षेत्र के रहने वाले को 3 किलोमीटर दूर तीसरे वार्ड में जाना पड़ता है राशन लेने। यहाँ के अधिकारियों से बात करो तो कहते सर हम हमारे 2-4 अधिकारियों के माध्यम से चला रहे हैं। तो कितना दुर्दायी और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां जाने के बाद उस महिला से बदतमीजी की जाती है। अभी हमारे पास शिकायत आई, हम राइटिंग में कल परसों में मंडे को तहसीलदार साहब के पास भेजने वाले हैं कि आपके राशन कार्ड की दुकान पर आदमी नौकरी करता है, यहाँ मिडिल क्लास लोग रह रहे हैं वसई विरार में, जो बंबई से पलायन करके यहाँ आए हैं। अगर उन्हें अन्न धान्य सरकार द्वारा नहीं मिल रहा है और उनकी महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है, तो किस हद तक ये सही है? तो आने वाले इस शहर में बहुत सारी डेवलपमेंट की स्कीम ऐसी है, हमने एक रोड मैप तैयार किया है कि क्या क्या करना है। यहाँ बहुत सारी बिल्डिंगें ऐसी हैं, इसी नालोसोपारा, इसी विधानसभा के अंदर 42 बिल्डिंग बनाई गई जिसको इन्हीं ने परमिशन दिया। अब यही नोटिस दे रहे हैं कि इसको खाली करो, तोड़ा जाए। बिल्कुल। तो ये किस तरह का भ्रष्टाचार और लूट बचा हुआ इस शहर के अंदर, उसको हम खत्म करेंगे। और जिन जिन लोगों ने, वो कोई भी हो, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, शहर की जनता को फंसाने का काम किया है, उनके ऊपर हम FIR कर कानूनी कारवाई कराएंगे। धन्यवाद सर। तर हे होते संदीप पांडे। आता सध्या रोडमॅप तयार आहेत, सर्व तयारी झालेली आहे। कुठेतरी इच्छुकची उमेदवारी भरल्यानंतर त्यांची पूर्व तयारी जी आहे ती आता जोमाने सुरू होणार आहे। पाहण्यासारखं असेल उद्यापासून कशा प्रकारे काँग्रेस आपल्या कामाला लागणार आहे, कारण कुठेतरी वसईतून विजय पाटील यांचं पण नाव चर्चेत आहे। तर विरार, वसई, नालासोपारा, वसई आणि बोईसर या तिन्ही मुख्य गेम चेंजर विधानसभा पालघरच्या जर काँग्रेसकडे गेल्या तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आपल्याकडे काय ठेवतात आणि याच्यामध्ये खरंच महाविकास आघाडीचा फायदा आहे की तोटा? कारण पालघरमध्ये आकडे पाहता महायुती अद्यापही पुढे आहे, त्यामुळे एक नवचर्चित, एक नवीन युथ चेहरा आता पुढे आणणं हे महाविकास आघाडीला किती प्रमाणात परवडणार आहे हे देखील पाहण्यासारखं असेल। धन्यवाद।